हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आप सभी का मैथ इन मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हम लोग आने वाले मैट्रिक एग्जाम के लिए सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव के साथ 70 क्वेश्चनों का तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो है हमारे द्वारा लिखे गए हस्तलिखित नोट्स का पहला पार्ट, जिसमें हम आप सभी को बताने वाले हैं साइंस का ऐसे इम्पोर्टेंट VVI 70 क्वेश्चन जो कि पिछले मैट्रिक एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और आपके भी एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चले फिर बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन के माध्यम से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पहला सवाल है हमारा कि लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। आखिर क्या कारण है कि जितने भी लोहे के वस्तु होते हैं ना, उन सभी वस्तुओं को पेंट कर दिया जाता है। आसान भाषा में इसका आंसर हम लोग जानेंगे कि पेंट करने से लोहा के बने पदार्थ का ऊपरी भाग छुप जाता है। यानी किसी भी लोहे से बने पदार्थ को जब हम लोग पेंट करते हैं ना, तो लोहा की जो ऊपरी सतह होती है, ऊपर वाला जो भाग होती है, वो लोहा के जो ऊपरी भाग होती है वो क्या हो जाता है, छिप जाता है तथा वह वायु के साथ सीधे संपर्क में नहीं रहता है। तथा वह जो लोहा रहता है जो छिप जाता है, वो वायु अर्थात हवा के सीधे संपर्क में भी नहीं आता है, जिसके कारण उसमें जंग नहीं लगता है। इसीलिए पेंट करने से लोहा के वस्तुओं को जंग लगने से बचा लिया जाता है। यही कारण है कि लोहे की वस्तुओं को पेंट किया जाता है ताकि लोहे के वस्तुओं को जंग लगने से बचाया जा सके, उसे सुरक्षित रखा जा सके। उसके बाद में अगला सवाल काफ़ी मज़ेदार तथा काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सवाल में हमसे पूछा गया है प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र लिखें और इसका उपयोग बतावें। यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम, आणविक सूत्र और इसका उपयोग कौन कौन से कार्यों में किया जाता है। तो आसान भाषा में जान लीजिए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है, जिसका आणविक सूत्र यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जिसका आणविक सूत्र CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है। ठीक है, CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है, जो जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। तो आइए, आप सभी तो जान ही चुके कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है, जिसका आणविक सूत्र CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है। अब ये भी जान लीजिए कि आखिर प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किन किन कार्यों में किया जाता है। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, एग्जाम में भी आपको इसी प्रकार से लिखना होगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग और लिखकर डैश दे दीजिएगा। उसके बाद में आप सही रोमन नंबर 1 में लिखिएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खिलौना सिरेमिक बर्तन बनाने में किया जाता है। उसके बाद में आप सभी रोमन नंबर 2 में लिखेंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग सजावटी सामान एवं मूर्तियाँ के सांचे बनाने में किया जाता है। यानी जितने भी सजावटी सामान होते हैं, मूर्तियों के सांचे हो गए, ये सभी बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस की अहम भूमिका होती है। उसके बाद में आप सभी रोमन नंबर 3 में लिख सकते हैं कि अस्पतालों में टूटी फूटी हड्डियों को जोड़ने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद में आप सभी रोमन नंबर 4 में लिखेंगे कि भवनों की दीवार और छतों को समतल करने के लिए भी तथा डिजाइन करने के लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद में आप सभी रोमन नंबर 5 में लिख सकते हैं कि प्रयोगशाला में गैसों का रिसाव इसे रोका जा सकता है। इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग प्रयोगशाला में गैसों का रिसाव अर्थात छिद्रों को बंद करने में किया जाता है, जिससे गैसों का रिसाव को कम किया जा सकता है। उसके बाद में अगला सवाल बायोलॉजी से लिया गया है और ऐसे सवाल आपके मैट्रिक एग्जाम में 5 नंबर में पूछ लिए जाते हैं। आइए, आसान भाषा में हम लोग जानेंगे कि मनुष्य के उत्सर्जित तंत्र का सचित्र वर्णन कैसे किया जाता है। अर्थात मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र जो है उसके कौन कौन से भाग होते हैं, कौन से भाग के कौन कौन से कार्य होते हैं। तो इस प्रकार से इसका PDF हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे। टेलीग्राम से ज्वाइन करके आप इस वीडियो का PDF के साथ साथ हमारे द्वारा बनाए गए सभी इम्पोर्टेंट तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में questionforexam.com वेबसाइट का भी लिंक दे दिया गया है। उस वेबसाइट पे जाके आप अपना ऑनलाइन टेस्ट देकर आप अपने तैयारी का लेवल स्वयं चेक कर सकते हैं। तो आइए, हम आप सभी को इसका सिंपल तरीके से आंसर बता देते हैं
कि मनुष्य के उत्सर्जित तंत्र का सचित्र वर्णन आप सभी स्टूडेंट कैसे कर सकते हैं। तो आसान भाषा में जान लीजिए कि वृक्क एवं उसके अनेक अनेक सहायक अंग मनुष्य के उत्सर्जित अंग कहलाते हैं। वृक्क के साथ साथ उसको सहायता करने वाले मनुष्य के अंदर बहुत सारे तंत्र होते हैं जिसको हम लोग अंग के नाम से भी जानते हैं, और उन्हीं सभी अंगों तथा तंत्रों को क्या कहते हैं, तो उत्सर्जी अंग कहते हैं। उसके बाद में आप सभी लिखेंगे कि वृक्क उत्सर्जन तंत्र का प्रमुख अंग है, यानी वृक्क जो है वो उत्सर्जन करने के लिए सबसे नंबर 1 अंग के नाम से जाना जाता है। यही कारण है कि मैट्रिक एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में भी सवाल पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा अंग उत्सर्जन तंत्र के लिए उत्तरदायी है। तो वैसे स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब क्या होता है, तो वृक्क होता है। उसके बाद में क्या कीजिएगा कि क्वेश्चन में ही आपको बता दिया गया था कि सचित्र वर्णन करने के लिए, तो इस प्रकार से आप एक फिगर बना लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा जिस प्रकार से यहाँ पे फिगर बनाया गया है ना, ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे जिस प्रकार से फिगर बनाया गया है उसी प्रकार से फिगर बना लीजिएगा, और ये सभी चीज़ों का नाम लिखना होगा। यहाँ पे होता है बायां वृक्क होता है जिसको धमनी भी बोला जाता है, यहाँ पे वृक्क का सिरा होता है, यहाँ पे महाधमनी होता है, यहाँ पे मूल वाहिनी होता है, यहाँ पे मूत्राशय होता है, और यहाँ पे मूत्र मार्ग अर्थात पेशाब मार्ग होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अंग आपको बना लेना है। उसके बाद में आपको लिखना है कि वृक्क उत्सर्जन तंत्र का प्रमुख अंग है जो केवल उत्सर्जी पदार्थों का उपयोगी पदार्थों से छानकर अलग कर देता है। यानी वृक्क का कार्य ही होता है कि मनुष्य के अंदर जितने भी उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उन सभी को छानकर अलग कर देता है। ये किसका काम होता है, तो वृक्क का काम होता है। उसके बाद में आप सभी लिखेंगे कि वृक्क भूरे रंग का होता है, सेम के बीज के आकार का होता है। ठीक है, इसकी संरचनाएं हैं कि जो होता है ये सेम के बीज के आकार के होता है। ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछे जा सकते हैं कि वृक्क किस आकार का होता है। याद रखिएगा सेम के बीज के आकार का होता है, जो पैरामेस्टियम का भी एक आकार माना जाता है, जो किसी भी उदर गुहा में कशेक रुख, देखिए यहाँ पे कशेक रुख लिखा गया, कशेक रुख दंड के दोनों तरफ होता है। प्रत्येक वृक्क लगभग 10 सेमी लंबा, 6 सेमी चौड़ा और 2.5 सेमी मोटा का होता है। उसके बाद में आप सभी लिखेंगे कि यकृत के वजह से, यकृत को हम लोग लीवर के नाम से भी जानते हैं। मैट्रिक एग्जाम में ऐसे भी सवाल पूछे गए थे कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो कौन सी होती है, तो याद रखिएगा यकृत होती है। और बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा होता है कि यकृत समझ में नहीं आता कि यकृत होता क्या है, तो आप तो जानते ही होंगे लीवर का नाम, और यकृत को ही लीवर ग्रंथि भी कहते हैं। तो ये इतना सेमी मोटा का होता है। यकृत के वजह से दायां वृक्क का बाहरी किनारा धंसा होता है जिसे जाइलम कहते हैं, या हाइलम भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, और इसमें से मूत्र नालिका निकलती है। मूत्र नालिका जाकर एक पेशाबीय थैली में जमा हो जाती है और ये संरचना में खुलती रहती है जिसे मूत्राशय भी कहते हैं। उसके बाद में आइए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन नंबर 4 को दिखा देते हैं। है दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 में कि निम्नलिखित का रासायनिक सूत्र लिखिए। यहाँ पे जितने भी रासायनिक सूत्र दिए गए हैं ना, ये सभी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ही महत्वपूर्ण दिया गया है। सबसे पहला पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा बेकिंग सोडा का अनुसूत्र है, तो याद रखिएगा NaHCO3 को हम लोग बेकिंग सोडा के साथ साथ खाने वाला सोडा भी कहते हैं। इसका पूरा नाम होता है Na का तो मतलब मालूम होगा नेट्रियम होता है, जो सोडियम का लैटिन नेम होता है। तो Na का मतलब सोडियम हो गया, H का मतलब हाइड्रोजन हो गया, और CO3 का मतलब होता है कार्बोनेट। तो आपको पूरा नाम तो मालूम चल गया होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, जो बेकिंग सोडा अर्थात खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र है। उसके बाद में आता है कि धोने का सोडा क्या होता है। देखिए धोने वाला सोडा को यही 2020 के एग्जाम में पूछा गया था कि धोबिया सोडा का अनुसूत्र क्या होता है। याद रखिएगा धोन सोडा, धोने वाला सोडा या धोबिया सोडा। प्रत्येक स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब Na2CO3 इंटू 10H2O होगा, जिसको हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद में अगला है कि ग्लेवर लवण का अनुसूत्र क्या होता है। तो ग्लेवर लवण का जो अनुसूत्र होता है वो Na2SO4, जिसको हम लोग सोडियम बाइसल्फेट इंटू 10H2O के नाम से जानते हैं। उसके बाद में अगला है कि नीला थोथा तुतिया का अनुसूत्र क्या होता है। पिछले बार मैट्रिक एग्जाम में इस सवाल पूछ लिया गया था कि इनमें से कौन सा नीला थोथा तुतिया का अनुसूत्र है।
तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा CaSO4 इंटू 5H2O। ये होता है कैल्शियम सल्फेट इंटू 5H2O, जिसको हम लोग नीला थोता अर्थात तूतिया के नाम से जानते हैं। उसके बाद में अगला एग्जाम्पल में मिलेगा कि जिप्सम का अणुसूत्र क्या होता है। तो दोस्तों जिप्सम का जो अणुसूत्र होता है वो CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि CaSO4 का यहाँ पे होल ट्वाइस लिख सकते हैं और इंटू H2O लिख सकते हैं। और यही जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है, जिसको हम लोग कैल्शियम सल्फेट और हेमीहाइड्रेट के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ छूट गया है, यहाँ पे विरंजक चूर्ण को, जिसको हम लोग ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं, उसका भी अणुसूत्र याद रखना आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैट्रिक एग्जाम में विरंजक चूर्ण अर्थात ब्लीचिंग पाउडर का अणुसूत्र भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो वैसे स्थिति में क्या कीजिएगा, एक आता है फार्मूला CaOCl इंटू Cl होता है, ठीक है, CaOCl इंटू Cl, या आप ऐसे बोल सकते हैं CaOCl2 भी बोल सकते हैं, जो ब्लीचिंग पाउडर अर्थात विरंजक चूर्ण का अणुसूत्र होता है। उसके बाद में अगला सवाल फिजिक्स चैप्टर से लिया गया है। सवाल में हमसे पूछा जा रहा है प्रकाश के वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, या इसी सवाल को ऐसा भी पूछा जा सकता है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, स्पेक्ट्रम कैसे बनता है। प्रत्येक स्थिति में क्वेश्चन का बिल्कुल सिंपल सा आंसर लिखेंगे आप कि जब कांच के प्रिज्म से प्रकाश का पुंज गुजारा किया जाए तो यह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जिसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, जिसे आप इस फिगर के माध्यम से भी समझ सकते हैं। यहाँ पे फिगर बना दिया गया है, ठीक है। तो आसान भाषा में जान लीजिए कि जब कांच की प्रिज्म से इस प्रकार से प्रिज्म होते हैं, मैट्रिक एग्जाम में तो ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है, तो याद रखिएगा 5 सतहों से घिरा रहता है। तो जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म पर पड़ता है ना, तो ये इस प्रकार से 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो आप इसका आंसर लिखेंगे कि जब सूर्य का प्रकाश या जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म पर पड़ता है तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, और इसी 7 रंगों को विभक्त होने की घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। और इसके बाद में आप सभी लिख सकते हैं कि इस 7 रंगों में बैगनी, हल्के नीला, नीला, हरा जिसको ग्रीन बोलते हैं, पीला, सतरंगी और लाल वर्ण का क्रम से व्यवस्था से प्राप्त होता है। ये सभी रंग अलग अलग कोण पर मुड़ता है। लाल रंग सबसे कम मुड़ता है और सबसे अधिक बैगनी रंग मुड़ता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। प्रकाश के विभिन्न रंगों द्वारा निर्वात या हवा के समान वेग से दूरी तय की जाती है। और याद रखिएगा वर्ण के जो प्रकार होते हैं कुछ इस प्रकार से होते हैं। ये आसान ट्रिक है सूर्य के प्रकाश के 7 रंगों का नाम याद रखने के लिए। केवल आपको याद रखना होगा VIBGYOR, ठीक है, जिसको आप हिंदी में भी याद कर सकते हैं, बैचा आनी हापी नाला, ठीक है। अब यहाँ से मैट्रिक एग्जाम में ऑब्जेक्टिव कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं। सवाल इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि प्रकाश का कौन सा वर्ण सबसे कम झुकता है। याद रखिएगा लाल सबसे कम मुड़ता है या कम झुकता है, बैगनी सबसे अधिक मुड़ता है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोला जाता है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण प्रकाश के किस से कारण होता है, तो ये अपवर्तन के कारण होता है। उसके बाद में यहाँ पे सवाल इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि किस रंग का विचलन सबसे कम होता है। तो विचलन सबसे कम पूछा जाएगा ना तो लाल हो जाएगा, और सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य पूछा जाएगा तो भी लाल होगा। फिर बोला जाएगा कि किस वर्ण का विचलन सबसे अधिक होता है, तो वैसे स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब बैगनी होगा। और किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगा, तो वैसे स्थिति में भी क्वेश्चन का सही जवाब बैगनी वर्ण हो जाएगा। तो हे दोस्तों वीडियो लंबी ना हो, जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद है कि आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इन मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो है दोस्तों मैं मुकीम अंसारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए वीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।